नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में 11 स्पेशल के साथ मैं हूं आसिया। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 16 जून तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और इसमें कई छूट दी गई है, वहीं कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। अब राज्य में जहां वीकेंड लॉकडाउन होगा, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। झारखंड में कुछ रियायतों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 16 जून तक बढ़ा। राज्य के सभी जिलों में शाम 4 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। जमशेदपुर को छोड़कर सभी जिलों में कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक्स और जेवर की दुकानें खुलेंगी। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आपात सेवा छोड़कर लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। झारखंड में कुछ रियायतों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में किया गया। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि साथ ही सैलून की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। होटल वगैरह हैं, होटल वगैरह में जाके लोग जो हैं क्रय करके आ सकते हैं, ठीक है। और हम लोग धीरे धीरे ये प्रयास कर रहे हैं कि समीक्षा कर रहे हैं कि कितना हमारे राज्य में किन जिलों में। अभी जमशेदपुर थोड़ा सा हम लोग अभी जमशेदपुर को थोड़ा सा रोक रहे हैं, क्योंकि वहाँ लगातार चीज़ें अप डाउन हो रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं। इसका मतलब है कि अभी तक वहाँ पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाया है। तो हम लोग पूरी गंभीरता के साथ इस पे काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आज का जो निर्णय है वो जनहित का निर्णय है, क्योंकि जनता को जो चेन ब्रेक हमने किया है वो चेन ब्रेक को निरंतर जारी रहे, इसके लिए काम कर रहे हैं। और मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि राज्य में वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके तहत अब शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान आपात सेवा छोड़कर लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। सारी दुकानें खुलेंगी और इस बार हम लोगों ने नौवा वगैरह की भी दुकान जो है, सैलून वगैरह भी खोलने का निर्णय लिया है। और साथ में शनिवार को शाम, सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, जिसमें केवल अनिवार्य जो आवश्यक जो चीज़ें हैं, इमरजेंसी की जो मेडिकल शॉप वगैरह जो है वो सब खुले रहेंगी। बाद बाकी कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संक्रमण की दर का मूल्यांकन करने के बाद सरकार अब धीरे धीरे जीवन सामान्य करने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण सूबे में कोरोना का बढ़ता कहर काफी हद तक कंट्रोल हो पाया है। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पहला स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू हुआ था। उस वक्त झारखंड में 7,595 नए संक्रमित मिले थे। 106 मरीजों की मौत हुई थी। 40,942 एक्टिव केस थे। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का इंपैक्ट यह है कि 8 जून को राज्य में 603 नए कोरोना संक्रमित मिले और 13 मरीजों की मौत हुई। 8 जून को कोरोना के सक्रिय केस घटकर 5,099 हो गए। वहीं राज्य की रिकवरी रेट बढ़कर 97.02% हुई। हालांकि कोरोना का घटता संक्रमण राहत जरूर दे रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए कोरोना का चेन तोड़ने के लिए सतर्कता और सबकी सहभागिता जरूरी है। सरकार स्थितियों का आकलन कर जनहित में निर्णय ले रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सकारात्मक परिणाम यह है कि कोरोना कंट्रोल में आ रहा है और संक्रमण के कारण लॉक हुई जिंदगी भी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो कोरोना के मामले जैसे जैसे कम हो रहे हैं, उसी तरह से सरकार भी निर्णय ले रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ढील दी जा रही है ताकि जीवन और जीविका दोनों चलती रहे। लेकिन ये कोशिश सरकार की लगातार हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो
कि जिस संक्रमण की दर को घटाया गया है, हम सब ने मिलकर घटाया है, बहुत नीचे ये संक्रमण की दर आ गई है और अचानक से तमाम चीजों में फिर से छूट दे दी जाए और संक्रमण का ग्राफ कहीं ऊपर ना चला जाए, जो झेल चुका है झारखंड वो दोबारा ना हो, इसलिए कोशिश ये हो रही है कि धीरे धीरे तमाम चीजों में छूट दी जाए। एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या चीजों में ढील दी गई है, क्या क्या चीजों में छूट दी गई है। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिला, जहां पर अभी तक मामले अप्स एंड डाउन हो रहे हैं कोरोना के, तो वहां पर सभी बस उस जिले को छोड़कर सभी दुकानें 4 बजे तक खुल सकेंगी। कुछ दुकानें हैं जो पूर्वी सिंहभूम में अभी भी नहीं खुलेंगी, जिनमें कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक्स और आभूषण की दुकानें हैं। यानी जो पहले से दुकानें खुल रही थी इस जिले में, वही दुकानें खुलेंगी, लेकिन वक्त बढ़ा दिया गया है। 4 बजे तक वो तमाम दुकानें खुलेंगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे तक खुल सकेंगे अब। और इसके अलावा शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सभी प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। जो आवश्यक सेवा है स्वास्थ्य की, उस पर पूरी छूट है। रेस्टोरेंट से भोजन की होम डिलीवरी के साथ टेक अवे की भी अनुमति है, यानी आप बैठकर अभी भी रेस्टोरेंट में डिनर या लंच नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंट स्टोर, ये तमाम चीजें अभी फिलहाल बंद रहेंगी। एक हफ्ते का वक्त है, एक हफ्ते के बाद देखा जाएगा हालात कैसे हैं, राज्य की स्थिति क्या है कोरोना के मामले में, उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क ये भी बंद रहेंगे। सारे शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर घर खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएंगी। 5 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा होने पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की छूट है। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की आने पर पाबंदी होगी, यानी ये श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर अभी भी रोक जारी रहेगी। बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। राज्य के द्वारा कराने वाली जो परीक्षाएं हैं, वो तमाम परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। मेला और प्रदर्शनी पर अभी भी रोक रहेगी। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा। कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वालों को अब 7 दिन का होम क्वारंटीन भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना भी अनिवार्य है। अगर इन आदेशों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे इस फैसले के बाद, क्योंकि व्यवसायी वर्ग भी अब मांग कर रहा था कि अब जीविका चलाना भी जरूरी है, तो उनके क्या रिएक्शंस हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं किशोर मंत्री जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर के, इसके अलावा बस ऑनर एसोसिएशन के महासचिव भी हैं। इसके अलावा धनबाद से हमारे सहयोगी अरुण जुड़े हुए हैं, रांची से हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल किशोर जी आपसे, ये जो निर्णय लिया गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में कुछ ढील दी गई है, राहत है ये व्यवसायी के लिए, जीविका चलाने के लिए? बिल्कुल, सरकार को हम लोग धन्यवाद देंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में इन्होंने इस बार जूता, कपड़ा और ये ज्वेलरी को अनलॉक किया है। ये एक सराहनीय बात है और बहुत प्रशंसनीय हालात में इन्होंने किया है। इसको हम लोग इसका बहुत ही हम लोग सराहना करते हैं। जब कोरोना पीक पर था किशोर जी, व्यवसायी वर्ग खुद ही आके आया था और खुद सेल्फ लॉकडाउन कर रहे थे, लेकिन काफी लंबा जब लॉकडाउन हुआ तो इस वर्ग से भी आवाजें उठने लगी कि अब छूट मिलनी चाहिए। तो ये जो 2 घंटे की छूट मिली है, ये काफी है फिलहाल ये अच्छी पहल है या उम्मीदें ज्यादा थी इससे? जी, उम्मीद तो है, लेकिन ये पहल फिर भी बहुत अच्छी है। जीवन और जीविका चलाने के लिए ये काफी सहयोग करेगा और ये उपयोगी भी होगी, इसकी उपयोगिता रहेगी।
राजेश, छूट मिली है। पहले जो ढील दी गई थी उसमें राजधानी शामिल नहीं थी। इस बार राजधानी में भी तमाम दुकानें, वो भी दुकानें खुलेंगी जिन्हें बंद रखा गया था फिलहाल पिछले हफ्ते में। जूते, कपड़े, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, ये तमाम दुकानें अब खुलेंगी। कोरोना संक्रमण की जो दर है फिलहाल राजधानी में वो गिर रही है और काफी कंट्रोल के बॉर्डर पर वो आ चुकी है। क्या लगता है कि फिलहाल जो ढील है कहीं ऐसा ना हो कि फिर से विस्फोट हो? कैसे इन सब पर नजर रखी जाएगी? हमारे दुकानदार भाई लोग जो देखिए, सरकार ने तमाम जी, चीजों की समीक्षा करने के उपरांत यह निर्णय लिया है और जो निर्णय लिए गए हैं वो बहुत सोच समझ कर लिए गए हैं कि जीविका भी चलनी चाहिए और जीवन की रक्षा भी होनी चाहिए। तो जीविका जरूरी है उन लोगों के लिए। देखिए, जो 4 सेक्टर्स के दुकानें खोली गई हैं जिसकी इजाजत दी गई है, तो उनमें बहुत सारे लोग, एक तो व्यवसायी वर्ग जो होता है, जो ऑनर होते हैं वो तो होते ही हैं, इसके अलावा उनके साथ बहुत सारे स्टाफ भी होते हैं। कई ऐसी दुकानें होती हैं जहां पर जब लॉकडाउन की स्थिति पिछले बार आई थी तो स्टाफ को हटा दिया गया था या उन्हें उनकी जो तनख्वाह मिलती थी, पारिश्रमिक मिलता था, वो आधे कर दिए गए थे। तो कहीं न कहीं एक दुकान में, एक मीडियम रेंज की दुकान में 8 से 10 स्टाफ होते हैं। छोटी दुकान में कम से कम 2 से 3 लोग रहते हैं, तो उनका भी कम से कम जीविका चलेगा। उन्हें भी जब दुकानें चलेंगी तो उन्हें भी पारिश्रमिक मिल पाएगा। तो सरकार ने यह निर्णय लिया, लेकिन बहुत ही वॉचफुल रहना होगा प्रशासन को, क्योंकि दुकान आमतौर पर यह देखा गया है कि जब से ये लॉकडाउन की अवधि शुरू हुई है, कहीं न कहीं ये लोग उल्लंघन करते देखे गए हैं, चाहे वो मास्क पहनने के प्रति गंभीरता ना रखें या फिर भीड़ भाड़ लगा देते हैं। मैं आज भी देख रहा था कि हरमू बाजार में भी लोग इस तरह से अनदेखी कर रहे थे। तो इस तरह की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को सख्त होना होगा कि जो ढील मिली है ये और ढील मिले, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है, सरकार ने जो सोचा है वो बहुत ही अच्छा निर्णय है इस लिहाज से कि बहुत सारे व्यवसायी वर्ग जो कॉस्मेटिक्स के हैं, कपड़ा के हैं, ज्वेलरी के हैं और फुटवियर के हैं, इनकी दुकानें बंद थी। उनके लिए ये निर्णय लिया गया है, तो उनके लिहाज से अच्छा है। लेकिन अब इन दुकानदारों को भी ये देखना होगा, क्योंकि ये संपर्क वाले हैं। जैसे कोई जूता पहनता है तो वो भी कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट्स होता है, वो उसको कैसे अवॉइड करते हैं, कम से कम इसे कैसे बेच पाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, फिर उसे कांटेक्ट नहीं रहे, कपड़ा की दुकान में भी भीड़ नहीं लगे। तो प्रशासन की जवाबदेही और बढ़ जाती है, क्योंकि उसे ही देखना पड़ता है अन्य क्षेत्रों में, और परिणाम तो सरकार को ही भुगतना पड़ता है। अगर ये संक्रमण में ढिलाई बढ़ती गई और ये संक्रमण की दर अगर बढ़ी, जैसा कि आप देखिए कि जमशेदपुर में ये निर्णय क्यों लिया गया कि 4 सेक्टर की दुकानें नहीं खुलेंगी, क्योंकि कल जो वहां से जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले 350 के लगभग आंकड़े आए हैं। तो ये कहीं न कहीं इस ओर इशारा करता है कि कोई कुछ न कुछ ढील दी गई है या कोई लापरवाही बरती गई है। इसलिए पूरे राज्य की बात करें हम तो जिला प्रशासन को सेक्टर वाइज ये देखना होगा, जहां जहां दुकानें हैं उन्हें भी देखना होगा कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाता है। मास्क लगाने के लिए लोग लगा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा मेंटेन कराने के लिए प्रशासन को मशक्कत करनी होगी। और संभवतः अगर ये रिजल्ट इसका अच्छा आया तो सरकार और भी ढील देगी, अगर नहीं आया तो कुछ और भी फैसले लिए जा सकते हैं कि एक तरफ की दुकानें बंद हो सकती है, दूसरी तरफ की दुकानें खोली रह सकती हैं। ऐसे भी निर्णय लिए जा सकते हैं। कुछ राज्यों में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और इस प्रकार से संक्रमण पर काबू पाया गया है। तो आने वाले समय में ये देखना होगा अगला 1 सप्ताह क्या रिजल्ट आता है, किस प्रकार से संक्रमण की दर है। तो ये जो उसके एक बाद सप्ताह ही है इन सब राजेश, चीजों पर मॉनिटरिंग वाला सप्ताह होगा, उसके बाद आगे सरकार निर्णय लेगी। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, ये जो आज बड़ा फैसला लिया गया है, जो ढील दी गई है, इससे क्या रिएक्शन धनबाद से निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए आसिया, जिस तरह के पिछले जब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जो अनलॉक 1 की प्रक्रिया राज्य सरकार ने स्टार्ट की थी, उसी समय ये जो 4-5 सेक्टर के जो व्यवसायी थे उनमें थोड़ी सी मायूसी जरूर थी और वो लगातार सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे थे। उनका चूंकि धनबाद में भी ऐसा हो गया था, पिछले सप्ताह से ही जो कोरोना का ग्राफ था वो काफ़ी नीचे चला गया था। तो वैसी स्थिति में जो दूसरी दुकानों की तरह यहाँ दूसरे जिले जो जहाँ छूट दी गई थी, वहाँ धनबाद के भी व्यवसायियों ने भी ये अपेक्षा रखी थी कि सरकार उस बार पिछले सप्ताह ही उनको इस छूट देगी। लेकिन
नहीं हुआ तो इसको लेकर कुछ नाराजगी भी जताई। हालांकि आज जब सरकार ने घोषणा कर दिया है तो वो उनमें एक तरह से कहें तो बहुत लंबे समय के बाद जब दुकान खोलने की जो एक खुशी है वो समझी जा सकती है। देखिए हमारे साथ जिला चैम्बर के अध्यक्ष चेतन जी हैं, सीधे इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। चेतन जी, अब राज्य सरकार ने छूट दे दिया है सभी दुकानों को, धनबाद जिला भी उसमें शामिल हो गया है, तो अब कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री के सकारात्मक पहल के कारण ही झारखंड राज्य के कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है। चूंकि जीवन के साथ साथ जीविका भी बहुत जरूरी है। पूरे झारखंड राज्य में व्यापारियों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, इसे देखते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने जमशेदपुर जिला को छोड़कर अन्य 23 जिलों में कपड़ा, जेवर, कॉस्मेटिक एवं जूते चप्पल की दुकानों के खोलने का जो निर्णय अनुमति दी है, यह बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, चूंकि आप खुद भी ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ इस जो लॉकडाउन के दरमियान जो पूरी तरह से बंद रही थे, तो क्या कुछ परेशानी हुई थी? देखिए, ज्वेलरी, कपड़ा और कॉस्मेटिक, जूता चप्पल, ये चारों आइटम जो है शादी विवाह से जुड़े हुए हैं। और शादी विवाह में चूंकि 11 लोगों के सम्मिलित होने की ही सिर्फ अनुमति है। 11 लोगों की अनुमति में एक परिवार भी ठीक से सम्मिलित नहीं हो पाता है, केवल दूल्हा दुल्हन, पंडित जी वगैरह ही सम्मिलित हो पाता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से विशेष आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि कम से कम इसे बढ़ा करके 41 लोगों की अनुमति दी जाए। शादी ब्याह में देखिए ऐसी डिमांड है जो कुछ है। देखिए, जिला चैम्बर के महासचिव भी अजय लाल, अजय, अब ये अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, सरकार ने आज से दूसरा अनलॉक भी कर दिया है, तब लगता है कि क्या अगर हम सचेत नहीं हुए तो कोरोना का फिर से एक बार विस्फोट हो जाए? इसको लेकर क्या चैम्बर ने कुछ तैयारी कर रखी है? नहीं, बिल्कुल। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सीमित संसाधन में सरकार ने जिस तरह से कोरोना को नियंत्रित किया है वो धन्यवाद के पात्र है। इसके बावजूद आज 49 दिन के बाद सरकार ने सभी चीज़ों को, व्यापार को खोलने का आदेश पारित किया है, जिसमें 4 व्यापार हमारे बंद थे, कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स। और वो तो हो गया, लेकिन मैं बात कर रहा था कोरोना का विस्फोट का, क्या अगर बहुत लापरवाही बरतें, जैसे कुछ जगहों में देखा हो भी गया है, तो विस्फोटक रूप फिर से ले सकता है, तो उसके लिए चैम्बर ने क्या किस तरह की तैयारी कर रखी है? देखिए, हम लोग तो पहले पूर्व में ही हम लोग जो सब्जी मंडी है वो सबको 4 जगह विभाजित हम लोग किए थे धनबाद में जिला प्रशासन के तरफ से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सेकेंड लहर जिस तरह से पूरे धनबाद या पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड को झकझोर दिया और कई अपने लोग को हम लोगों ने खो दिया, फिर ऐसी नौबत ना आने दें। हम लोग ये बराबर प्रयास करें कि जो सरकार का गाइडलाइन है कोरोना को लेकर वो तो माने ही, और बिना जरूरत का घर से ना निकले। सरकार ने अनलॉक किया है, सरकार ने अनलॉक किया, लेकिन हम खुद अपने आप को लॉक बिल्कुल समझें और बिना जरूरत का घर से ना निकले। निश्चित रूप से। देखिए, हमारे साथ पार्क मार्केट चैम्बर के अध्यक्ष जो खुद कपड़ा व्यवसायी भी हैं, किस तरह की परेशानी इस दरमियान थी संजीव? पहले तो माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोग को ध्यान दिए हैं। बहुत ही दुकानदार त्रस्त थे, कर्ज में डूब गए थे, अगला साल भी कर्ज में डूब गए थे, इस साल भी कर्ज में डूब गए थे। अभी तो अगला बार तो कर्ज माफ भी कर दिए थे बैंक वाले, इस बार तो कर्ज तो माफ नहीं किए हैं, सभी भी ब्याज चल रहा था, स्टाफ खर्च चल रहा था। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री अच्छा सराहनीय कदम उठाए और बहुत अच्छा से लॉकडाउन का पालन भी करवाएं। अभी बहुत ही कमजोर हो गए, बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, आपके साथ सचिव भी आपका है जो खुद कॉस्मेटिक से रिलेटेड रखते हैं। आपसे विनोद एक ही चीज जानना है, सरकार ने बहुत सोचकर इस बार सख्त निर्देश भी एक लिया है कि शनिवार शाम से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसका कितना असर पड़ेगा इस संक्रमण को रोकने में? सबसे पहले तो मैं झारखंड के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि जो 4 व्यवसायी को खोलने का आदेश दिया है, इससे एक उत्साह है। और जब जैसे कि आप कह रहे हैं कि शनिवार को संध्या 5 बजे से सुबह सोमवार सुबह 6 बजे तक दिया,
ये तो बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन जनता नहीं मानते। इससे मैं सरकार से मांग करता हूँ कि प्रशासन को बोल के विशेष करके टाइट किया जाए, हटिया हो। नहीं, वो कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, गाड़ियां भी नहीं चलेगी, सब्जी भी नहीं बिकेंगे, राशन के दुकान भी नहीं खुलेंगे, कुछ भी नहीं खुलना है इस दरमियान। तो ये संक्रमण को रोकने में कितना कारगर साबित होगा? संक्रमण को रोकने में बहुत काम करेगा। एक चेन टूटेगी, 7 दिन 5 दिन के जो गैप 1 दिन का मिलेगा उससे बहुत लंबी चेन टूटेगी, इस संक्रमण बहुत कम होगा। देखिए आसिया, धनबाद के व्यापारी ये निश्चित रूप से कहें तो ये बहुत संतुष्ट है। राज्य सरकार को तो धन्यवाद दे ही रहे हैं, साथ ही जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका भी अनुपालन करते हुए अपनी दुकानों का संचालित करेंगे। और जिस तरह की अपील ये लोग कर रहे हैं कि आप सरकार ने अनलॉक कर दिया है लेकिन आप खुद को लॉक ही समझे और जितना अनावश्यक बाहर ना निकले। तो ये धनबाद की व्यापारी गण है जो सरकार के इस निर्णय का फिलहाल विरोध कर सराहना कर रहे हैं। जी चलिए, तो जीवन के साथ जीविका ये कोशिश सरकार की भी है। व्यवसायी वर्ग फिलहाल खुश नजर आ रहा है। किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, आप बस ओनर्स एसोसिएशन के महासचिव भी हैं। फिलहाल बसों को राहत अभी नहीं मिली है, बस ओनर्स निराश जरूर होंगे क्योंकि उससे जुड़े हुए कई परिवार हैं। लगातार हमने भी खबर दिखाई है किस तरह बिरसा मुंडा बस टर्मिनल वीरान पड़ा हुआ है। वहां पर बसें चलने से कई और परिवारों का रोजगार चलता है। ऐसे में क्या मांग करते हैं कि धीरे धीरे वो गाइडलाइन के साथ बसें भी चलनी चाहिए? अब मैं तो सरकार को धन्यवाद पहले देता हूं कि इन्होंने बहुत नियंत्रण किया है कोरोना में। अब बस बिजनेस को जरूर शुरू करना चाहिए और 50% क्षमता के साथ में बसों को चलाने का इसमें हम लोगों ने काफ़ी उम्मीद रखी थी कि ये निर्णय आएगा, लेकिन नहीं आया। अब बस वालों का स्थिति, उस पर 2 लाख लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं जो बहुत बुरी तरह प्रभावित है और रोज कमाने खाने वाले लोग इसमें अधिकतर हैं। और इसमें और बस मालिक भी जो है टैक्स, इंश्योरेंस, परमिट का और आपको EMI जो हम लोग का किस्ती होता है, ये सब चीज़ को देने में अब बहुत लाचार और मजबूर हो गए हैं। इसलिए हमारा आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट होगा कि हमारे व्यवसाय को 50% क्षमता पर इसको अनलॉक किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। चूंकि ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रही है, तो फिर हमारा बस में तो 50 सीट में 25 लोग को ले जाने में कहीं कोई असुविधा नहीं है। और हम लोग कोविड का पूरा गाइडलाइन का पालन करते हैं और करेंगे भी। तो इसको जरूर इस पर गंभीरता से मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दें और आप इसको अनलॉक में इसको शामिल करें। चलिए, 1 हफ्ते मॉनिटरिंग के बाद हो सकता है कि इस पर भी विचार किया जाए। राजेश, क्या लगता है, मांग है बस ओनर्स की भी कि उन्हें भी EMI भरने पड़ते हैं और इस बसों के आने जाने से बस स्टैंड से लेकर बसों को मेंटेन करने वाले तक कई परिवार रोजगार से जुड़े होते हैं और उनके सामने भुखमरी की स्थिति। क्या लगता है कि उस पोजीशन में राज्य आ गया है कि अब बसों का परिचालन भी शुरू किया जा सके? देखिए ऐसे मेरा मानना है कि इनका दर्द बिल्कुल वाजिब है और EMI भरना है और चूंकि बड़ी गाड़ियां हैं तो EMI भी बड़ी होती है और इसके अलावा उनके जो बसों का परिचालन होता है उससे जुड़े भी ड्राइवर हैं, खलासी हैं, कंडक्टर हैं, ये सब लोग रहते हैं, तो स्टाफ भी होते हैं। ये बिल्कुल जायज़ कह रहे हैं कि इनका दर्द क्या है। लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है, सरकार का ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि आरंभ में ये देखा गया कि बस परिचालन में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर दे रहे हैं और पैसेंजर्स को पैसे भी देने पड़ रहे हैं दोगुने और फिर उसकी जो शर्तें थी उसका उल्लंघन भी हो रहा है। सरकार यही बात होकर यही चीज लिया कि बसों का भी परिचालन रोक दिया जाए, क्योंकि ये फाइंडिंग्स थी। DTO यहाँ रांची के DTO ने भी कई बार चेकिंग किया तो उसमें पाया गया, दूसरे राज्यों में भी देखा गया कि यही स्थिति, इसलिए बसों के परिचालन पर फिलहाल रोक लगाई गई कि यह बसों से आवाजाही नहीं हो पाएगी, क्योंकि संक्रमण फैलने का एक बड़ा खतरा रहता है कि गाड़ियों में या बसों में जिस प्रकार से लोग बैठ जाते हैं मजबूरी में या जाने की हड़बड़ी में, उससे कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाता है तो संक्रमण उससे आसानी से फैल सकता है। इसलिए सरकार मजबूर होकर भी ये निर्णय ली थी और कहीं न कहीं ये बस परिचालन करने वाले लोग जो हैं, अगर आज भी ये सरकार को आश्वासन दें कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बसों का परिचालन करेंगे, तो शायद सरकार ये आगे
एक सप्ताह बाद जब रिव्यू होगा इन तमाम फैसलों के, तो उसमें शायद निर्णय ले। और ये तो संक्रमण की दर अगर धीरे धीरे इसी तरह से कम हो जाए तो आगे आने वाले समय में बहुत सारी छूट मिल सकती है। चलिए, राजेश अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, विवाह में अभी भी पाबंदी है, 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं और जो भारत में शादियां होती हैं उससे बहुत बड़ा व्यवसाय जुड़ा हुआ है, कई व्यवसाय जुड़े हुए हैं, चाहे कैटरिंग हो, शादी विवाह हो, फूलों का व्यवसाय हो, कपड़े, ज्वेलरी, ये तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। अब कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से ये तमाम व्यवसाय अब बंदी के कगार पर हैं और अभी भी छूट नहीं मिली है। क्या उम्मीदें थी इसकी कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए? जो कुछ दिन बचे हुए हैं अब विवाह के जो तारीख है, शुभ मुहूर्त होते हैं, उसमें थोड़ी ढील की उम्मीदें थी इस बार। देखिए, ऐसे अब बहुत सरकार ने इस मामले को लेकर बहुत अधिक गंभीरतापूर्वक मॉनिटरिंग की है। चूँकि जैसा कि पिछले 4 दिन आगे धनबाद का जो मामला एक आया, जहां शादी समारोह में 2 परिवार शामिल हुए थे, तो दोनों परिवार के 7 सदस्य एक साथ संक्रमित हो गए थे जी। तो हम मुझको लगता है जो सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया होगा, इसलिए अभी फिलहाल शादियों में बहुत ज़्यादा जो पहले की तरह जो पाबंदियां थी उसको बरकरार रखा है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह ग्राफ कम होता चला जा रहा है, तो इसमें भी ढील देने की पूरी संभावना दिख रही है। हालांकि इससे जुड़े हुए जो व्यापार हैं, डायरेक्ट रूप से जो जुड़े हुए व्यापार है, कैटरर हैं, फूल के व्यवसायी हैं, ज्वेलरी शॉप हैं, कपड़े के दुकान वाले हैं, जो एक लगन जो हिंदुस्तान का जिस तरह की बात कहें, अपने जो हिंदुस्तान में जो शादियां जो बहुत ही एक धूमधाम के साथ होती थी, ये कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से बहुत ही सादगी से होती आ रही है, तो उसके लेकर जो ये व्यापार से जुड़े हुए लोग जो खासे प्रभावित हो गए थे। जैसा कि जिला चंबर के अध्यक्ष ने अभी बताया भी, जो इस मामले में ये चूंकि खुद भी ज्वेलरी शॉप के ऑनर हैं, क्या लगता है शादी में और रियायत देना चाहिए? हालांकि आपने अभी 11 से 41 होने की मांग सरकार से की है। 11 लोगों में क्या है ना, सिर्फ पंडित और दूल्हा दुल्हन और उसके माँ बाप ही सम्मिलित हो पाते हैं। इसलिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि कम से कम दोनों परिवार के लोग सब सम्मिलित हो जाएं। उससे क्या कुछ व्यापार भी ठीक से चलेगा। ज्वेलरी, कपड़ा, चप्पल, जूता, कॉस्मेटिक, ये चारों चीज शादी विवाह में बहुत जरूरी होती है। चारों व्यवसाय बुरी तरह से त्रस्त हो रखा है। लेकिन जैसा कि पिछले सप्ताह ही इसी धनबाद के हीरापुर में पता चला था, 2 परिवार जो शादी समारोह में शामिल होने गए थे, दोनों परिवार के 6-6, 7-7 लोग संक्रमित हो गए। तो इसका भी ध्यान तो अपने को रखना होगा, क्योंकि अभी ग्राफ खत्म हुआ नहीं है कोरोना। विशेषज्ञों ने तीसरी लहर का भी दस्तक दे रखा है। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं मुख्यमंत्री महोदय को कि धनबाद के व्यवसायी जो है राज्य सरकार के गाइडलाइन का निश्चित रूप से पालन करेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए, सरकार के निर्देशों का पालन सभी को करेंगे। अजय, क्या लगता है थोड़ा सा इस शादी ब्याह के समय में, चूंकि आप भी बैंक्वेट हॉल संचालक हैं, आपके चूंकि 2 सालों से बहुत हालत खराब हो रखी है, पूरे जितने जो शादी ब्याह से जुड़े हुए जो काम करते हैं व्यवसायी हैं, तो क्या इसमें कुछ और ढील देने की आपको लगता है सरकार को देनी चाहिए? और देखिए, सबसे ज़्यादा हम लोग प्रभावित हुए जो बैंक्वेट हॉल वाले हैं। पिछले 2 साल से सभी शादियाँ हम लोग की कैंसिल हो चुकी है। जो शादी करने के लिए एडवांस दिए वो पैसा मांग रहे हैं। हम लोग की स्थिति बहुत ही स्थिति खराब है। हम लोग का टैक्स नगर निगम का टैक्स है, हम लोग का कॉमर्शियल टैक्स है, हम लोग का कॉमर्शियल बिजली टैक्स है, कोई माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो एडवांस पैसा हम लोग को दिया गया वो भी मांग रहे हैं दबाव बना करके, नहीं तो केस कर देंगे, धमकी दे रहे हैं लोग। हम लोग की स्थिति और ख़राब है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि निश्चित रूप से 11 लोगों में शादियाँ नहीं हो सकती हैं। धर्मशाला वाले लोग के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, बैंक्वेट हॉल वालों को भी ध्यान दिया जाए, होटलों चलिए, तो सबकी अपनी अपनी पीड़ा है अरुण, और इनकी पीड़ा जायज भी है, क्योंकि जीवन बचाना है, लेकिन जीविका आपकी रहेगी तभी जीवन भी चलेगा, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। फिलहाल सरकार बहुत समझ संभल कर निर्णय ले रही है। चलिए अरुण और राजेश, आप दोनों का शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे हमारे साथ जुड़ेंगे जमशेदपुर से प्रभात और देवघर से मनीष, हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ढील दी गई है। अब तमाम दुकानें 4 बजे तक खुली रहेंगी। उसमें जो ऐसे जिले शामिल थे जिसमें कुछ 4-5 दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं थी, अब वो दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन तमाम कोरोना गाइडलाइंस के तहत। लेकिन फिलहाल जमशेदपुर में बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए वहां पर ये राहत नहीं है। जो दुकानें वहां पहले खुल रही थी
वही दुकानें खुलेंगी, लेकिन वो 4 बजे तक खुलेंगे। एक और एडिशनल सैलून को खोलने की परमिशन दी गई है। ये बड़ी राहत कई लोगों के लिए होगी। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं, देवघर से मनीष और जमशेदपुर से प्रभात। आप दोनों का स्वागत करेंगे प्रभात और मनीष इस चर्चा में। मनीष, पहले आपके पास आते हैं। काफी डिमांड थी और बाबा नगरी की अर्थव्यवस्था तो फिलहाल बाबा मंदिर पर ही टिकी हुई है, लेकिन फिलहाल कितनी राहत है इस ढील से? चूंकि बाबा नगरी की जो इकोनॉमी है वो बाबानॉमिक्स है और आपको दो तरह की यहाँ पे अर्थव्यवस्था, एक जो मंदिर पे पूरी तरह से आश्रित और मंदिर के इर्द गिर्द घूमना ये एक है। दूसरा ये है कि चूंकि देवघर जिस तरीके से जिस लिहाज में विकास हो रहा है सिटी के रूप में, उस लिहाज में बिहार जो पड़ोसी राज्य है वहाँ के जो जिला है, जो सीमावर्ती जिला है, वहाँ का भी पूरा मार्केट यही होता है। मैं कम बोलूंगा, मेरे साथ कुछ गेस्ट हैं जो मंदिर से जुड़े हुए, जो बाजार से जुड़े हुए हैं, सीधे हम उनसे बात करेंगे। बैद्यनाथ जो एसोसिएशन है, फेडरेशन, आपकी कितनी राहत मिली है आप लोग को? आज तो माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्देश आया है तो काफ़ी राहत हुई कि कम से कम दुकान खुलेगी, कुछ तो राहत होगी, कुछ बाजार होगा। हालांकि अब तो मार्केट लगन खत्म हो चुका है, लास्ट मूवमेंट लगन का है, लेकिन अब तो सारा दारोमदार आगे ये है कि आदमी के पास जेब में रुपया नहीं है, खरीदारी क्या करेगा। इसके लिए मंदिर खुलना बहुत ही जरूरी है। सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि वैक्सीनेशन जो लिया हुआ है उसको मंदिर आने का अलाउ करे और जल्द से मंदिर खुले ताकि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले और सबके जिम्मा में रुपया आएगा तो मार्केट का भी खरीदारी होगा, तो हम लोग का भी सवाल है। जो प्रोटोकॉल है उसका आप मेंटेन करेंगे ना? बिल्कुल प्रोटोकॉल का मेंटेन है। मास्क के साथ 2 गज की दूरी है, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर के साथ सारा प्रोटोकॉल की व्यवस्था के साथ व्यापार चल रहा है और आगे भी चलेगा। मंदिर चूंकि सबसे बड़ा यहाँ का ये है, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? लगता है जो खुला आज से जो मिला उससे कुछ अर्थव्यवस्था लौटेगी? मंदिर खुलना चाहिए। यहाँ का सारा अर्थव्यवस्था मंदिर पर से ही जुड़ा हुआ है और मंदिर खुलना ही चाहिए। ये तो मांग हुई मंदिर की बात है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो अर्थव्यवस्था यहाँ की है और आज जो सरकार ने फैसला लिया है, उम्मीद की जा रही थी कि शायद मंदिर को भी, तो क्या लगता है कितना आप लोग राहत महसूस और क्या होना चाहिए? बहुत राहत मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री का जो फैसला है ये तो राहत देने वाला है ही और हम लोग चाहेंगे कि मंदिर खुले। मंदिर खुलने के बाद पूरा देवघर में जितना भी है सबको राहत मिलेगा मंदिर से। लेकिन डर इस बात का संक्रमण का ना कैसे होगा? नहीं, वो तो व्यवस्था करना होगा सरकार को। उसके लिए तो हम लोग उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार के लिए मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मंदिर खुलना चाहिए। मंदिर खुलने से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्या हो सकता है? वैक्सीनेशन करके कैसे होगा? क्या होना चाहिए ताकि और देखिए वैक्सीनेशन सबसे प्रथम है, वैक्सीनेशन। उसके बाद है कि लोग मास्क लगा के मंदिर पहुंचेंगे। ऐसा हम लोग भी अपने यात्रियों को सूचित करेंगे कि बिना वैक्सीनेशन किए हुए मंदिर ना आए और मास्क जरूरी रहेगा। 2 गज की दूरी जो है उसका पालन हम लोग करवाएंगे। ऐसा हम लोग प्रशासन से अपने तरफ से ये रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री को हम लोग सूचित करेंगे कि भाई बिना वैक्सीनेशन के ना आए, मास्क लगा के आए और उसका कोविड का जो नियम है उसका पालन। यानी मनीष, देवघर की इकोनॉमी को अगर सुधारना है, जीविका भी वहाँ चलानी है, तो मंदिर को खोलना जरूरी है। फिलहाल तो 1 हफ्ते तक ये पॉसिबल नहीं नजर आ रहा मनीष, यहाँ इंतजार करना पड़ेगा तब इस व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर, लेकिन अब जो अभी फिलहाल जो खुलती, पिछली बार जब खोला गया था, ठीक है ये सही है कि मंदिर पे ही पूरा आश्रित है। पिछले बार जब 200 कहा गया था कि लेकिन सब लोगों ने कहा कि नहीं बाहर के लोगों को, तो कैसे आप मेंटेन कैसे हो? नहीं, कम से कम ये बड़ा मंदिर है, ये बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग है, कम से कम प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए सरकार को और 5000 लोग से ही कम से कम शुरू करना चाहिए। हमारे पास स्पेस भी है, जगह भी है, लोगों को रुकने का जो स्थान है, टाइम स्लॉट का व्यवस्था किया जाए और उसी अनुसार लोग आएंगे। टाइम स्लॉट भी अगर दे दिया जाएगा यात्रियों को, हम लोग उसमें उसका पालन करवाएंगे। यात्री से ये गारंटी देते हैं सरकार को कि जल्द से जल्द मंदिर खोलें। यहाँ का अर्थव्यवस्था जो एकदम से बिगड़ चुका है और दूसरा कोई यहाँ साधन नहीं है खाने का, भोजन का। लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और मंदिर के ऊपर निर्भर है। हमारे यहाँ ढोल बजाने वाले, नाई, चारों तरफ जितना मार्केट देख रहे हैं, ठेला वाला, रिक्शा वाला, सारे लोग मंदिर पर ही आश्रित हैं और सरकार के संज्ञान में इस बात को लाना जरूरी है कि मंदिर अब खोलना ही पड़ेगा। नहीं खोलने से और अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है और सावन भी नज़दीक है। अभी से जो है प्रक्रिया नहीं चालू करने से फिर सावन के नज़दीक आते आते फिर स्थिति खराब हो सकती है। अभी से निर्णय लेना चाहिए सरकार को
कि कोविड का भी पालन हो और मंदिर भी खुले और चलिए, तो अर्थव्यवस्था पर मंदिर भी खुलने थोड़ा की ध्यान मांग है। देना मनीष होगा। लौटेंगे। मनीष, आपके पास जमशेदपुर से प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर इकलौता ऐसा जिला है जहां पर वो तमाम दुकानें नहीं खुलेंगी जो पहले भी बंद की गई थी, यानी जो दुकानें खुल रही थी पहले 2 बजे तक, अब वो बस उनकी अवधि 4 बजे तक हो गई, यानी कोई इसके अलावा कोई एडिशनल छूट, कोई एडिशनल रियायत नहीं दी गई है, क्योंकि वहां पर अप्स एंड डाउन बहुत हो रहे हैं कोरोना के मामले। फिलहाल क्या रिएक्शन है, क्या वहां पर व्यवसायी वर्ग इस फैसले से संतुष्ट है? बिल्कुल। अच्छा, देखिए, व्यवसायी वर्ग तो संतुष्ट नहीं है, चूंकि उनकी भी मांग थी। जो कपड़े व्यवसायी है या फिर सोना चांदी के व्यवसाय करने वाले या फुटवेयर व्यवसाय करने वाले, इन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी जरूर हाथ लगी है, क्योंकि उन लोग आशा लगा के रखे थे कि आज से हमें भी इन चीज़ों को खोलने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कोरोना कल जो रिपोर्ट आया है कोरोना का, जो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, 348 करीब पॉजिटिव केस आया। लेकिन थोड़ी सी राहत बात यह है कि शहरी क्षेत्र में ये कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है वो देहात का क्षेत्र है। कोटका से 82 है, उसके बाद बहरागोड़ा से करीब 20 के आसपास है। तो इन ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव 200 से पार करीब ग्रामीण क्षेत्र से पॉजिटिव आया। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पिछले कई दिनों से हर जिले को यह निर्देश दिया था कि जो उपायुक्त है उन्हें कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस भी किया जाता है, लेकिन अब ये सोचने वाली आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पता कराने में जिला प्रशासन लगा हुआ कि आखिर एक बार किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में इतना बड़ा कोरोना का पॉजिटिव संख्या सामने आ रहा थी। ये थोड़ा चिंता का विषय है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बाहर से आए हो या मजदूर बाहर से आए हों, उनके द्वारा ये किया हो गया। लेकिन जिला प्रशासन अब उस क्षेत्र को मिनी कंटेनमेंट जोन बनाकर उसमें कार्रवाई की रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से, चाहे वो बहरागोड़ा बोले, पोटका बोले, चकुलिया बोले या डुमरिया बोले, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। लेकिन कल जिस तरीके से जो आज नया गाइडलाइन आया है, 1 सप्ताह के लिए फिर से बढ़ा दिया गया, लेकिन थोड़ी राहत की बात जरूर है कि जो 2 बजे तक दुकानें खुलती थी वो अब 4 बजे तक खुलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो अन्य जो व्यवसाय करने वाले सोना चांदी कपड़ा, इनको थोड़ी मायूसी जरूर लगी है, क्योंकि पिछले दिनों चैम्बर के कुछ सदस्यों ने ये सरकार से अपनी मांग भी रखी थी कि हमें भी अब इसकी इजाज़त दी जाए, क्योंकि जब सारी चीज़ें खुल रही है तो हमें भी खोलने की इजाज़त दी। और सरकार जो एसओपी है, जो पिछले लॉकडाउन में हम लोग ने पालन करते हुए कपड़े की दुकान खोली थी या सोना चांदी की दुकान खोली थी, उन चाहे फुटवेयर की दुकान, उन सारे एसओपी को हम लोग पालन करते हुए चलाएंगे, क्योंकि हमारा भी रोजगार जुड़ा हुआ और इन कपड़ों के व्यवसाय से जुड़े वाले चाहे जितने भी 4 चीज़ जो बंद किए गए उनसे कई लोगों की रोजगार जुड़ी हुई है, क्योंकि उस दुकानों में कई लोग काम करते हैं, उनके जो स्टाफ है उनके परिवार चलता है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी से मायूसी वाली खबर है। लेकिन फिलहाल ये जरूरी भी है प्रभात, जो हालात नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से महीनों पीछे चले जाएं। जब पीक पर कोरोना था काफी ज्यादा, उसे संभाला क्या है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बाद? किशोर जी, देखिए, व्यवसायियों की कई मांगे सामने आ रही हैं। बाबा मंदिर बंद है, बाबा नगरी देवघर की अर्थव्यवस्था उसी पर निर्भर करती है। वहाँ के व्यवसायी मायूस हैं, मंदिर खुलने की वो बात करें तभी वहाँ की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। शादी ब्याह से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं उनके लिए अभी भी राहत नज़र नहीं आई है। बसों के जो मालिक हैं उनके लिए भी राहत नज़र नहीं आई है। क्या लगता है कि सरकार को अब इस 1 हफ्ते के बाद इस पर विचार करना चाहिए ताकि उनकी भी जीविका चले? तक भी नहीं जाना चाहिए। तो मेरा तो अनुरोध होगा कि इस पर कल पुनः विचार करें, और जो कोरोना पर हम लोगों ने नियंत्रण पाया है, हम लोग इसको अपने कोविड-19 के तहत जो भी गाइडलाइन होगा उसका पालन करते हुए हम लोग इस पर कार्य करेंगे और इस पर अवसर देना चाहिए। पाता किशोर जी, देखिए, कई दुकानों को इसलिए सील किया गया, बहुत भीड़ बढ़ जाती है, छोटे छोटे दुकान है, वहां पर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है। अपर बाजार की गलियां इतनी सक्रिय हैं कि आप वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन करवा पाएंगे। कैसे ये सब कुछ मैनेज होगा ताकि कोरोना का संक्रमण दर भी घटे, तो सरकार को भी फैसला लेने में सहूलियत हो? नहीं, देखिए, मैनेज सब होगा, आप अवसर दीजिए और अवसर दीजिए। अब ये समय आ गया है अवसर देने का। सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं बहुत अच्छे उठाए हैं, लेकिन अब कुछ जिम्मेवारी नागरिक को भी दीजिए कि वो भी अपना कुछ काम करके दिखाएं। आज रोजी रोटी का सवाल है, हर आदमी परेशान है, और उनको अगर आप अवसर नहीं देते हैं तो उनके साथ भी अन्याय हो रहा है जी। आज अगर आप 50% क्षमता पर बस को नहीं चलाने दीजिएगा
तो पूरे राज्य में 70% राज्य का पूरा बस परिवहन से ही वो संबंधित है और उसके परिचालन से गांव से लेकर के शहर तक के लोगों को सहूलियतें होंगी। आज किसी एक आदमी को कहीं जाना है तो कार बुक करके जाने में वहाँ का 3,000 रुपया लगता है और बस से जाएगा तो 100 रुपये में पहुँच जाएगा। तो ये स्थिति को भी समझना है कि हमारे जनता भी बहुत परेशान हो रही है और हम बस मालिक और बस के सारे कर्मचारी हर जगह इस पर परेशानी झेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत फिर विचार करके एक नया गाइडलाइन के साथ में इस पर कुछ सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मनीष, ई पास अभी भी खत्म नहीं किया गया है, जिले के अंदर नहीं लेकिन एक जिले से दूसरे जिले जाने में या फिर दूसरे राज्य से आप आ रहे हैं या दूसरे राज्य जा रहे हैं, तो इससे भी क्या दिक्कतें हैं? व्यापारी वर्ग को इससे भी नुकसान है? आम लोग तो झेल रहे हैं क्योंकि बसें नहीं चल रही हैं तो उन्हें प्राइवेट टैक्सी करना पड़ रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं इस महामारी के वक्त में। क्या इसमें भी रियायत मिलनी चाहिए थी? सीधे हम बात करेंगे जो व्यवसायी वर्ग से हैं। वैद्यनाथ, एक बात बताइए कि चूंकि ई पास नहीं ये किया गया है, ई पास की बात अभी भी ई पास के लिए आपको दुमका से इंटरस्टेट नहीं, इंटरस्टेट और इंटर में आने जाने के लिए, तो ऐसे में चूंकि आपका बाजार आसपास के पड़ोसी राज्य पे भी निर्भर है तो ये एक परेशानी के सबब अभी बनी हुई है। ये तो बहुत बड़ा परेशानी है क्योंकि देवघर बाजार ऐसा मार्केट है जहाँ की दुमका जिला से बांका जिला का, जमुई जिला का व्यक्ति खरीदारी करने आते हैं और अगर ई पास की व्यवस्था इस प्रकार से रही तो वहाँ के लोग आने से वंचित रह जाएंगे, जिसके चलते मार्केट फिर उसी तरह जस की तस रह जाएगी और व्यापारी को फिर वही दिन देखना पड़ जाएगा, लगन रहते हुए भी नहीं बेच पाएगा। इसलिए ई पास की बाध्यता को हटाना चाहिए और दुकान खोलने की अवधि जो है थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए ताकि मार्केट में गैदरिंग कम होगा। ऐसे कम समय के लिए मार्केट खुलेगा तो आदमियों का भीड़ बढ़ने का संभावना रहता है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। 4 बजे के जगह में 6 बजे 8 बजे तक की दुकान खुलने का अनुमति दे दे तो आदमी क्या होगा, निश्चिंत से आराम से धीरे धीरे खरीदते आएगा और ई पास को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि समय बढ़ने से आप जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो चीज है वो आप मेंटेन कर पाएंगे, लोगों को मना करेंगे? बिल्कुल, आदमी धीरे धीरे आएगा, उनको जानकारी है कि 8 बजे तक दुकान खुली है तो वो धीरे धीरे आराम से आएंगे। तो जो ग्राहक जो है दिन भर में 4 बजे तक आना है वो ग्राहक रात को 8 बजे तक आएंगे तो ऑटोमेटिक सोशल डिस्टेंस मेंटेन भी होगा और ये जो है कोरोना का संक्रमण का खतरा भी कम होगा और जागरूकता भी है। इस प्रकार बहुत दिनों पे दुकान भी खुली है तो व्यापारी अपने आप में सचेत है, क्योंकि इस बार कोरोना का तांडव काफी हो चुका है, इसलिए सब डर गए हैं, सब मास्क लगा के रहते हैं, सब हमेशा सैनिटाइजिंग करते रहते हैं, सब डरे हुए हैं और वैक्सीनेशन का भी काम काफी तेज से हो रहा है। जहाँ तक कि देवघर जिले का बात है, सबसे अधिक वैक्सीनेशन देवघर जिला में ही अभी तक हुआ है, यहाँ लोग ज्यादा जागरूक है तो इसलिए यहाँ पे जो है दुकान खुलने का समय जो है बढ़ाना चाहिए ताकि मार्केट में गैदरिंग कम होगा और गैदरिंग कम होगा तो बीमारी लौटेंगे। मनीष किशोर जी हमारे साथ चेंबर से यहाँ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, देखिए मार्केट में खुलने का जो वक्त है ये बढ़ाने की मांग व्यापारी वर्ग कर रहे हैं देवघर के। क्या लगता है कि जो वक्त अगर बढ़ाया जाए दुकानें खुलने का तो जो भीड़ एक साथ इकट्ठा होगी कम समय में वो थोड़ा वक्त लेगी या फिर और ज्यादा भीड़ होगा, क्या लगता है? इससे भीड़ नियंत्रण होगा, भीड़ में नियंत्रणता बनेगी कि ऐसे 4 बजे तक काम सलटाना है तो फिर उसमें कुछ वक्त मिलने से लोगों को सहूलियतें बढ़ेंगी। तो ये जरूरी है कि इसमें वक्त बढ़ाया जाए। प्रभात, वक्त बढ़ाने की भी मांग व्यवसायी कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो ड्यूरेशन है 4 बजे की जगह वो 6-7 बजे तक ले जाना चाहिए ताकि एक साथ भीड़ ना हो। क्या लगता है ये जो तमाम सहूलियतें दी जाएंगी, भले ही इस बार व्यापारी वर्ग खुद ही डरा हो, कोरोना की जो विभीषिका दिखी है खुद लोग डरे समय, लेकिन लगता है कि अगर वो ढील दी जाए या दायरा और बढ़ाया जाए, समय की अवधि बढ़ाई जाए तो कोरोना और बढ़ेगा या फिर भीड़ नियंत्रित होगी अगर हम थोड़ा वक्त और दें तो? देखिए आशा, जो स्थिति आज के डेट में पूर्वी सिंहभूम में है, अगर ढील दी जाती है तो हमें नहीं लगता है कि लोग जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे थे और अभी भी कहीं ना कहीं बाजारों में लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं तो वो फिर से वो स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि राज्य की सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो स्थिति हम लोगों ने दूसरे वेव में देखा, किस आपाधापी में कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चाहे वो गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें या बेड की बात करें, इन चीज़ों को लेकर कितना आपाधापी था। ये बात जरूर है कि व्यवसायी वर्ग मांग कर रहे हैं कि थोड़े और समय बढ़ाया जाए, लेकिन तब है कि व्यवसायी वर्ग को भी ये तय करना होगा कि अगर बाजारों में उस तरीके से भीड़ होती है, अगर
दुकानों में भीड़ होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि दुकानों में जो पिछले बार जब अनलॉक हुआ था तो दुकानदारों को SOP मांगने के लिए कहा गया था, तो SOP मान भी रहे थे, लेकिन कहीं कहीं देखा जा रहा था कि दुकानदार भी मास्क नहीं लगा रहे, जो ग्राहक है वो भी कहीं ना कहीं मास्क नहीं लगा रहे। तो ये डर जरूर थोड़ी से लगा रहेगा पूर्वी सिंहभूम में, चूंकि राज्य की सरकार अगर जमशेदपुर को लॉक रखा है तो कुछ समझ के ही किया है, क्योंकि सारे चीजों को मॉनिटरिंग करने के बाद ये इतना बड़ा फैसला लिया। क्योंकि जब 23 जिले को खोल दिया गया तो इसको भी खोलना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है पूर्वी सिंहभूम में, आंकड़े बढ़ने की वजह क्या समझ में आ रही है प्रभात? वो भी ग्रामीण इलाकों में, आप भी बता रहे थे ग्रामीण इलाकों में ज्यादा नजर आ रहा है संक्रमण, वहां पर क्यों वहां पर आंकड़े ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए आसिया, ये पिछले अगर हम बात करें 5-6 दिनों से तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे थे। शहरी क्षेत्र के अगर हम 3-4 दिनों की बात करें तो 43, 52, 51 इस तरीके से शहरी मतलब पूरे पूर्वी सिंहभूम में आ रहा था। लेकिन एक बैग कल जो 348 आया वो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्र में एक दो तीन कारण हो सकते हैं इसके आने के। एक तो जो बहरागोड़ा का क्षेत्र है वो बॉर्डर का इलाका है, बंगाल से जुड़ता है। दूसरा जो पोटका का क्षेत्र है वो उड़ीसा के बॉर्डर से जुड़ता है। हालांकि बॉर्डरिंग इलाके में टेस्टिंग की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमें जैसा लगता है कि हो सकता है कुछ लोग बाहर से आए हो या फिर मजदूर वर्ग के लोग जो गांव में आए प्रवेश किए होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये इस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ बढ़ा है एक दूसरे से कांटेक्ट में आने के बाद। हालांकि प्रशासन ये पता लगाने का प्रयास करे गांव को, जिस गांव में सबसे ज्यादा पॉजिटिव है वो वहां जाके पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग के माध्यम से कि किन लोगों के द्वारा कहाँ से लोग बाहर से पहुंचे हैं, क्या वो उनकी टेस्टिंग हुई थी या नहीं हुई थी, और पॉजिटिव हुए तो वो कितने अपने आप को SOP का पालन किए, चाहे जो सरकार का जो गाइडलाइन उससे पालन किया। ये सारी चीज मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो आज ADM है, जो जमशेदपुर के ADM है लॉ एंड ऑर्डर, वो नंद किशोर लाल आज चकुलिया का भी दौरा किया था, क्योंकि चकुलिया में भी पॉजिटिव केस आया तो वहां का भी दौरा किया था। और उन लोगों ने साफ निर्देश दिया है जो BDO CO जो मुखिया है या जो पंचायत सदस्य है उनको ये पता लगाने का प्रयास, क्योंकि गाँव के लोग ही पता लगा पाएंगे कि कितने लोग बाहर से आए हैं, या अगर बाहर से जो व्यक्ति आया था क्या सही में उसकी टेस्टिंग हुई थी। तमाम वो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं प्रभात, ताकि कोरोना वहां पर नियंत्रित हो और लोग संक्रमित ना हो, इसकी कोशिश उसके बाद तमाम ये ढीली जाएगी। मनीष, वहां के व्यापारी मांग कर रहे हैं कि बाबा मंदिर को खोला जाए ताकि देवघर की अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। क्या लगता है कि मंदिर खोल देने से वो तमाम गाइडलाइन का पालन हो पाएगा? क्योंकि आपने खबरें दिखाई थी कि फिर लोग मानते नहीं हैं और ये काफी मुश्किलें हो जाती हैं और संक्रमण की दर फिर ना बढ़े, इसके लिए सरकार फिलहाल ऐसे संभल कर फैसले ले रही है। सीधे हम बात करेंगे जो मंदिर से प्रबंधन सब लोग जो जुड़े हुए हैं मंदिर से, आप सीधे हम यही सवाल करेंगे कि अगर सरकार खोल भी देती है, आप मांग कर रहे हैं मंदिर खोलने के लिए, आप सभी से एक ही सवाल है, तो कैसे मेंटेन होगा ये? एक थोड़े सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर सबको कहेंगे कि देखते जाएंगे। कैसे मेंटेन होगा? तो जिला प्रशासन चाहे तो आराम से मेंटेन हो सकता है, क्योंकि जो वैक्सीनेट रहेगा वही आएगा और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क है तो आराम से आदमी पूजा कर सकता है। आप भी यही सोच रहे हैं कि उज्जैन में खुल गया या हरिद्वार में हुआ था या फिर बनारस में, क्या नहीं, जैसे अभी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर खुल गया है, महाकालेश्वर खुल गया है, तो प्रशासन को अध्ययन करना चाहिए कि वो कैसे खुल गया। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, महाकालेश्वर है, बैजनाथ धाम है, सारे ज्योतिर्लिंग हैं। तो पहले ज्योतिर्लिंग जैसे वहाँ आगे खुल चुका है तो जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को अध्ययन करना चाहिए कि कैसे खुल गया। और बैजनाथ धाम जो है ये बहुत पिछड़ा इलाका है। चलिए मनीष, तो फिलहाल एक ही मांग है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बाबा मंदिर को खोलना होगा। फिलहाल तो एक हफ्ते लगता नहीं कि सरकार इस पर निर्णय लेगी, क्योंकि अभी जो एक हफ्ते ढील दी गई है इससे फिर इसका आकलन किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ आगे निर्णय लिया जा सकता है। किशोर जी, ये जो एक हफ्ते की ढील है, व्यापारी वर्ग कितनी कोशिश करेगा कि संक्रमण की दर ना बढ़े? लोग अगर पहुंचते हैं दुकानों में या भीड़ लगती है तो किस तरह उसे नियंत्रित करें? इसके लिए हमारे चेंबर के तरफ से हम लोगों ने गाइडलाइन जारी की हुई है और वो एक हम लोगों ने पोस्टर भी जारी किया है, नो मास्क नो एंट्री। उसके साथ में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करना है। और इसके लिए हमारे सारे जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं सभी लोग इसके लिए अवेयरनेस हैं और सब तैयार हैं। बस ये है कि अब मार्केट खुल जाए, लोग का आवागमन हो। अभी तो बहुत सारे चीज बंद हैं, बंद की वजह से लोग का आना जाना ही अभी आधा अधूरा है।
कल से वही देखना है कि किस तरह दोनों वर्ग संभल कर रहता है, आम लोग भी और व्यापारी वर्ग भी कैसे इस गाइडलाइन का पालन करवाता है। सरकार की भी पैनी नजर होगी, प्रशासन भी काफी सख्त रहेगा ताकि कोई चूक ना हो, क्योंकि थोड़ी सी चूक फिर से कोरोना संक्रमण की दर को बढ़ा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी, आप आए हमारे स्टूडियो में। प्रभात और मनीषा, आप दोनों का भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो सरकार ने छूट दी है, ये उम्मीद से छूट दी गई है कि कोरोना संक्रमण की दर ना बढ़े। फिलहाल एक हफ्ते इसे ऑब्जर्व किया जाएगा। अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। अगर आप घरों से निकलें तो तमाम सुरक्षात्मक उपाय के साथ निकलें और मास्क लगाना ना भूलें। बहुत जरूरी ना हो तो घरों से फिलहाल ना निकलें। फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। खबरों के लिए बने रही न्यूज़ 11 भारत के साथ।